जी ग्रीटिंग्स ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक। तो हम फ्रीडम मूवमेंट कर रहे हैं और फ्रीडम मूवमेंट का ये हमारा 5th सीरीज़ का पार्ट है, 6th पार्ट है हमारा। और इससे पहले हमने देखा है लॉर्ड क्लिम्सफोर्ड का टाइम देखा है, लॉर्ड रीडिंग का टाइम देखा है। वॉसराइज के हिसाब से हम चल रहे हैं, अपनी तारीख़ को लेकर चल रहे हैं। और 1926 से 1936 की तारीख़ जो है वो आज हम कवर करेंगे। तो 1926 में लॉर्ड चेंज होंगे। लॉर्ड रीडिंग से पहले तो लॉर्ड अर्विन आ जाएंगे, ठीक है। और इसी दौर में आपको पता है कि साइमन कमीशन भी आएगा और मुस्लिम लीग भी स्प्लिट होगी, भगत सिंह का वाक़या होगा, फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी। तो वो सारा कुछ आज हम कवर करेंगे। तो लॉर्ड अर्विन साहब जो हैं उनका टेन्योर आपने याद रखना है 1926 से 1931 तक रहेगा, ठीक है। और इसमें सबसे पहला जो वाक़या हुआ है वो हुआ है दिल्ली मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो ये कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है, जिन्ना साहब की तरफ से अरेंज की गई थी। दोनों पार्टीज़ को इकट्ठा किया गया था और इसमें कुछ बातों पर तबसरा हुआ है, ठीक है। कुछ एडवाइस दी गई हैं जिन्ना साहब की तरफ से कि अगर आप ये मान लें तो हम सब जो हैं वो ब्रिटिश के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, तो हम मिल के काम करेंगे। हमारी कुछ बस जो है तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनमें से पहला तो वही था कि 30% जो थी वो मुस्लिम ओरिएंटेड सीट्स होनी चाहिए, ठीक है। अंग्रेज़ मान चुके थे लेकिन कांग्रेस नहीं मान रही थी। और NWPF और जो बलूचिस्तान जैसे इलाके हैं, ठीक है, उनमें इलेक्शंस होने चाहिए। ये जिन्ना साहब ने प्रपोज़ किए थे, ठीक है। और उसके साथ साथ सिंध को जो है वो अलग कर देना चाहिए बॉम्बे से। पहले ये सारा कुछ एक था। तो इस तरह से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे जो मुस्लिम लीग के कांग्रेस के सामने रखे गए कि अगर ये मान लें तो हम इकट्ठे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। ये हुआ था जी 1927 में, जो इम्पोर्टेंट वाक़या हुआ है। इसके बाद जो है वो साइमन कमीशन आ जाए। आपको पता है हर 10 साल बाद जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो कुछ अमेंडमेंट्स लाती थी, कुछ कवानीन लाती थी, ठीक है, कि किस तरह अगले 10 सालों में हम काम कर लेंगे। तो इससे पहले आपको पता है मॉन्टेग क्लिमफोर्ड जो है रिफॉर्म्स आई थी 1919 में। तो अब जो था वो 1939 में 1929 में जो है वो अभी दोबारा से रिफॉर्म्स आने वाली थी। तो उन्होंने एक कमीशन मुकर्रर किया, ठीक है। ये 7 लोगों का था और सब के सब जो थे वो ब्रिटिश थे, ठीक है, अंग्रेज़ थे सारे के सारे। इसी वजह से इसे गोरा कमीशन भी कहा, ठीक है। हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर्स ने गोरा कमीशन भी इसे कहा था। तो ये बनाया गया था जी 1927 में, ठीक है, ब्रिटिश में। और इंडिया फर्स्ट टाइम जो इंडिया है ये 2 दफ़ा आया है, इस वजह से वो अलग अलग हम इसको पढ़ेंगे। तो पहली दफ़ा ये आया है 1928 में। किस वजह से आया था? ये आया था जी ज़रा सर्वे करने के लिए कि लोग किस तरह से हैं, क्या क्या निज़ाम है, उनको किस तरह से बेहतर सर्विस दी जा सकती है, उन्हें कैसे बेहतर गवर्न किया जा सकता है। तो 1928 में वो पहली दफ़ा आए हैं। आगे से उनका इस्तकबाल ठीक नहीं हुआ। लोगों ने कहा जी अब हिंदुस्तान के लिए कानून बना रहे हैं और हिंदुस्तानी एक भी शामिल नहीं है, सातों के सातों जो है वो गोरे हैं। तो सब ने जो है वो इसे कबूल नहीं किया था। और भगत सिंह, एक वाक़या भगत सिंह को हम देखते हैं अभी। तो पहले तो यही सवाल बनता है साइमन कमीशन के बारे में कि किन पार्टीज़ ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था। तो ऑलमोस्ट सभी ने जो था वो इसे रिजेक्ट कर दिया था, सिवाय 2 पार्टीज़ के, ठीक है। तो पहली तो यूनिसिस्ट पार्टी जो थी पंजाब में, आपको पता है, जो जागीरदाराना निज़ाम को प्रमोट करने वाले लोगों ने बनाई थी 1923 में। तो यूनिसिस्ट पार्टी जो है उन्होंने इसको कहा था कि ठीक है जी हम आपके मान लेते हैं बातें। और दूसरा ये कि जो हमारी मुस्लिम लीग थी, ठीक है, जो 6 में बनी थी, वो अब 2 पोल्स में डिवाइड हो चुकी थी, ठीक है। सर शफ़ी साहब की और जिन्ना साहब की, ठीक है। शफ़ी साहब जो थे वो फाउंडिंग मेंबर्स में थे और शफ़ी साहब की जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने इसे सपोर्ट किया था, ठीक है। जबकि जिन्ना साहब ने जो था वो डिसएग्री किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हिंदुस्तानी भी शामिल होने चाहिए, ठीक है। और इसी वजह से आगे चल के हम देखते हैं कि वो फिर वापस उनको जाना पड़ा। आगे से अंडे और टमाटर वगैरह से उनका इस्तकबाल किया गया। साइमन गो जो था वो
कहा गया। साइमन वो थे जो इस कमीशन को लीड कर रहे थे, और भगत सिंह का वाक़या हम देख लेते हैं कि किस तरह से हुआ था। अच्छा, इसका नतीजा पहले देख लें कि उनको ना वो पहले वो वापस चले गए हैं, ठीक है, उनको वापस जाना पड़ा है वो जहाज़ से ही, ताकि लोग जो हैं वो कोई दूसरी हरकत ना करें, ठीक है। और फिर सेकंड टाइम इंडिया में जो लैंडिंग है उन्होंने की है, ये भी देख लें आप, तो ये 29 में की है, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट भी जो है वो सबमिट की है उसी साल में, जो कि आगे पब्लिश होगी अगले साल, तो 30 में पब्लिश होगी वो रिपोर्ट, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि सेकंड टाइम 29 में, पहले 28 में आए तो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, सिर्फ यूनिसिस्ट पार्टी और सर शफ़ी मोहम्मद वाली मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया था, और सेकंड टाइम आए 29 में, और अपनी रिपोर्ट भी सबमिट की उसी साल में, और अगले साल वो पब्लिश हो गई। अब जी भगत सिंह का वाक़या देखते हैं कि वो क्या था, इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट जो है। तो भगत सिंह जो हैं वो लायलपुर जो ये हमारा फैसलाबाद है, वहाँ के रहने वाले एक नौजवान थे, और इनके उस्ताद थे जी लाला लजपत राय साहब। तो लाला लजपत राय साहब के ये शागिर्द थे, ठीक है, उनके साथ उनके ज़रिए असर थे ये। तो होता क्या है जी कि जब साइमन कमीशन आया तो ये सारे आगे से रजिस्ट करने गए लाला लाजपत राय साहब, और उस सारे में, और चूँकि वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेंटेन करना था, तो वहाँ पर जो है वो लोग लाठीचार्ज हुआ, और लाला लाजपत राय साहब जो हैं उनको कत्ल कर दिया गया है साइमन कमीशन को रजिस्ट करते हुए, पहली बार जब वो आए हैं 1928 में, ठीक है। तो लाला लाजपत राय जब वो हो गए हैं, कत्ल कर दिए गए हैं, तो फिर उनके शागिर्द ने जो है वो बदला लिया है, ठीक है। तो उन्होंने एसपी सांदर जो है, एएसपी एक अंग्रेज़ थे, एएसपी सांदर, ठीक है, जिन्होंने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया था, तो उसको जो है इन्होंने कत्ल किया है भगत साहब ने, उन्होंने इसे किल्ड कर दिया, ठीक है। बड़ी फिराक से जो है वो उनकी टारगेट किलिंग की गई है, ठीक है। भगत सिंह अकेले नहीं थे, उनके साथ राजगुरु भी थे, ये उनके साथी थे, तो राजगुरु साहब भी थे और सुखदेव साहब भी थे, ठीक है। तो इन 3 लोगों ने जो है वो मिलकर टारगेट किलिंग की है एएसपी सांदर की, ठीक है। तो फिर ये सारी न्यूज़ इनकी तरफ आ गई, तो इनका एक स्कूल ऑफ थॉट था कि ये कह रहे थे कि अंग्रेज़ों ने ऐसे नहीं जाना, तो हम जो है वो क्या करते हैं, हम उनको मार के भगाते हैं, ठीक है, सिर्फ तशद्दुद से ही वो जो है हमारी जान छोड़ेंगे अभी। तो फिर इन्होंने थोड़ी सी और सस्ती, अच्छा ये जो कत्ल इन्होंने किया है, ये किया है फरवरी 1928 में, ठीक है। तो ये हो गया जी। आगे चलते हैं जी, हम देखते हैं कि उन्होंने ये क्या किया जी, थोड़ा सा और फेम लेने के लिए और अपनी बात जो है वो ऐवानों में पहुंचाने के लिए उन्होंने बॉम्ब अटैक किया है असम्बली में। किसी को मारने की घर से नहीं, खाली जगह पे मारा है, लेकिन ये हो चूँकि रूल्स के ख़िलाफ़ था, तो फिर जो है वो ऐवानों में पता चल गया है कि क्या हिसाब, फिर इन्होंने अपनी गिरफ़्तारी भी दे दी थी। तो 23 मार्च को जो है 1931 को इनको फांसी दे दी गई और इन्हें कत्ल कर दिया गया। 23 साल के नौजवान थे, ठीक है। और गांधी साहब जो थे, ठीक है, वो भी इनसे डिसएग्री करते थे कि दिस इज़ नॉट द वे। तो गांधी साहब ने भी इससे डिसएग्री किया कि तशद्दुद के रास्ते से नहीं हम आज़ाद होंगे, ठीक है। तो ये भी आपने ये चीज़ें याद रखनी है। एएसपी सांदर का कत्ल किया था भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह ने, ठीक है। क्यों किया था, उनके उस्ताद जो हैं लाला लाजपत राय, उनको कत्ल कर दिया गया था। उन्हें क्यों किया गया था, साइमन कमीशन आया तो वो कर रहे थे, वहाँ पे माहौल ख़राब कर रहे थे, तो इस वजह से उन्हें कत्ल वहाँ पर कर दिया गया, ठीक है। ये हो गया जी। अगली जो प्रोसीडिंग होगी वो होगी जी आपकी नेहरू रिपोर्ट। तो साइमन कमीशन तो जो था उसे तो एक्सेप्ट नहीं किया था 1928 तक। तो 28 में एक वाइट पेपर जारी किया। ये हिस्ट्री का बड़ा ही बैड डैश मोमेंट है,
ठीक है। तो वाइट पेपर जारी किया गया था जी, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया थे ना उस वक्त के, वो थे लॉर्ड ब्रोकनहुड। लॉर्ड ब्रोकनहुड साहब ने कहा जी साइमन कमीशन को ये नहीं मान रहे तो मैं एक ब्लैंक पेपर, एक वाइट पेपर इशू करता हूँ, जारी करता हूँ। अगर हिंदुस्तानी इस काबिल हो चुके हैं कि वो अपना कानून खुद बना सकते हैं तो मुझे इस पर एक कानून बना के दिखाएं, ठीक है। तो ये जो था वो नेहरू साहब ने एक्सेप्ट किया था इस चैलेंज को, ठीक है। तो उन्होंने जो है वो इसे लेकर चले थे उसके बाद, और ये एक बड़ा ही कमाल का कानून था और अभी भी ये इंटरनेट पर मौजूद है, ठीक है। पूरा ये कानून था, कॉन्स्टिट्यूशन था सब लोगों के बारे में। लेकिन सिर्फ इसमें एक मसला था कि इन्होंने जिन्ना साहब को नहीं मिलाया था। तो जिन्ना साहब चूँकि वो ख़ुद भी बड़े शानदार आदमी थे तो इस वजह से जो है ना। अच्छा, ये कौन से नेहरू थे? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कौन से नेहरू साहब थे, ठीक है। नेहरू, 3 नेहरू गुजरे हैं इंडियन तारीख़ में। तो ये मोतीलाल नेहरू साहब थे, ठीक है। आगे चल के इनके बेटे जो हैं जवाहरलाल नेहरू, वो आगे चल के पीएम भी बनेंगे, जो पहले इंडिया के पीएम बने हैं, ठीक है। तो ये उनके बाप थे मोतीलाल नेहरू साहब, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू साहब ने इस वाइट पेपर के चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और बड़ा कमाल का वो दिया है। सिर्फ एक मसला था कि इन्होंने जिन्ना साहब को कोई क्रेडिट नहीं दिया था, जिन्ना साहब से कोई कुछ बातों पर वो डिसाइड नहीं हो सकी थी उनके साथ, ठीक है। उनके साथ कोई भी राय नहीं ली गई थी। तो इसके रिस्पॉन्स में 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना जो अक्सर हमें किताबों में मिलते हैं वो दिए गए थे 29 में, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स था मोतीलाल नेहरू साहब के रिपोर्ट का। तो इसमें उनकी हेल्प किन्होंने की थी जी? वही मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब। तो मोहम्मद अली जौहर साहब बड़े बाज़र्फ, बड़े कमाल के आदमी थे, ठीक है। तो जब 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना आए तो अंग्रेज़ों ने कहा जी कि ये देखें जी नेहरू साहब, आपने रिपोर्ट बनाई है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है और सारे बंदे राज़ी नहीं हैं, ठीक है। जिन्ना साहब साथ नहीं है तो जिन्ना साहब के साथ एक लोग हैं, लोगों का ग्रोह है, जमे गफ़ीर है। तो मतलब हम जो है ये नहीं मानते, आपका ठीक नहीं है काम, ठीक है। खैर उनको तो भागना चाहिए था कोई। आगे चल के हम देखते हैं जी कि इसी कानून बनाने की वजह से जो है वो बनाने की कोशिश में जो है आगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होंगी, ठीक है। गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, ठीक है। तो 3 कॉन्फ्रेंसेस होगी, हम उनको बारी बारी देखेंगे। अच्छा, इससे पहले कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो, 1930 में ये पहले हुई थी, पहली बार देखते हैं। तो इससे पहले ना गांधी साहब जो थे, हम देखते हैं गांधी साहब ने सबसे पहले 1930 में ये नारा लगा दिया था जी कि वी वांट इंडिपेंडेंस, ठीक है। उन्होंने जो है वो आज़ादी का नारा लगा दिया था और उन्होंने ये प्रैक्टिकली भी किया था। उन्होंने ना साल्ट लॉ था एक, जो ब्रिटिश हुकूमत ने बनाया था, तो वो एक मार्च लेकर गए हैं जिसे डांडी मार्च कहते हैं, वो लेकर गए हैं। ये सारा कुछ ना 1930 में ही हो रहा है। साल्ट लॉ था क्या, ठीक है। तो ये था कि हिंदुस्तानी जो हैं वो समुंदर से, उनका अपना ही समुंदर है और वो नमक नहीं निकाल सकते, नमक नहीं निकाल सकते, ये कानून था, ठीक है, माजरत। तो नमक ना निकाल पाना का जो है वो सॉल्ट लॉ बनाया गया था। तो गांधी साहब ने एक मार्च किया, मार्च लोगों को साथ लेकर गए हैं और ज़ोर के बलबूते पर, ठीक है, गांधी साहब ने सॉल्ट लॉ ब्रेक किया है, समुंदर के पानी से नमक निकाला है, ठीक है। तो चूँकि कानून ब्रेक किया गया था तो उनको और उनके साथियों को जो है वो जेल में डाल दिया गया और उन्होंने आसानी से अपनी जो है वो दे भी दी थी, ठीक है, गिरफ्तारी दे भी दी थी उन्होंने आराम से। तो ये वाक़या हुआ है। तो गांधी साहब और लीडरशिप जो एलीट लीडरशिप है कांग्रेस की, वो सारी जेल में है। पीछे से जो है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस स्टार्ट हो जाएंगी। ये एक कोशिश थी, अगर कोई मोटे मोटे लफ्ज़ों में पूछे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के सब पार्टीज़ को बिठाते हैं, ठीक है, और बातचीत करते हैं, कानून बना लेते हैं, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं जी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो 1930 में ये हुई थी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस
और ये सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी लंदन में। इसे राउंड टेबल कहा इसलिए जाता है कि तमाम पार्टीज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि आप अपनी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं जी कि कांग्रेस जो थी, जो सबसे बड़ी नुमाइंदा जमात थी इंडिया की, कांग्रेस डो नॉट पार्टिसिपेटेड। तो वो गांधी साहब चूँकि जेल में थे और बाकी सारे लोग भी, तो कांग्रेस ने तो पार्टिसिपेट किया ही नहीं था, ठीक है। जबकि मुस्लिम लीग की तरफ से जो लोग थे वो 4 बड़े नाम थे, ठीक है। तो जिन्ना साहब गए थे, ठीक है, और मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब गए थे, फिर सर ज़फ़र उल्ला साहब गए थे, ठीक है, और बेगम शाह नवाज़ साहिबा ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहिबा की वालदा हैं, ठीक है। तो मुस्लिम लीग की तरफ बाकी सारी पार्टीज़ भी थीं, यूनिसिस्ट पार्टी की तरफ से भी लोग गए थे, और भी बाकी सारी जितनी भी नुमाइंदा अपने आप को समझती थी वो सारे लोग वहाँ पे गए हुए थे। कांग्रेस नहीं थी, तो जो कि सबसे बड़ी जमात नहीं थी, तो इसका कोई भी जो है वो रिज़ल्ट नहीं निकला, कोई रिज़ल्ट नहीं निकला और ये ख़त्म हो गई, ठीक है। उसके बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की गई है जी 1931 में। तो ये हुआ कैसे जी? तो आपको पता है वायसराय उस वक्त जो थे, अल्लाह आपका भले करे, जो वायसराय थे, जो ब्रिटिश था, वो ये चाहता था कि वो भी उसमें शामिल हों, जो कांग्रेस वाले हैं, जबकि गांधी साहब जो थे वो जेल में थे। तो अरविंद साहब ने, गांधी अरविंद साहब का जो एक पैक्ट हुआ था 1931 में हुआ है, ठीक है। तो 1931 में गांधी अरविंद साहब का पैक्ट हुआ है कि हम जी आपको जेल से निकाल देंगे, ठीक है, और आपके लोगों को भी निकाल देंगे, तो आपने जाके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार करनी है, ठीक है। तो गांधी साहब मान गए। तो अगली बार कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया है जी, ठीक है। कांग्रेस की तरफ से गांधी साहब गए हैं और साथ अपनी जो है उनकी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम गोट जो है वो लेकर गए हैं, और साथ में जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग की तरफ से वही चारों के चारों लोग मौजूद हैं, ठीक है। जिन्ना साहब भी हैं, और हाँ, जौहर साहब नहीं हैं, वो हम देखते हैं कैसे। जौहर साहब को जो है वो हार्ट अटैक होता है जनवरी के महीने में, जनवरी 1931 में, फर्स्ट राउंड टेबल के नतीजे में, और वो फौत हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं जी। और इनके बारे में बहुत दफ़ा ये सवाल पूछा गया जी कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब कहाँ पर दफन हैं। तो वो मौजूदा जो इज़राइल है, ठीक है, जो नबियों की लैंड है, इज़राइल में वो दफन है, यरूशलेम में, ठीक है, गोल्डन गेट के सामने वो दफन है। तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब फौत हो चुके हैं, तो इनके रिप्लेसमेंट में जो लीडर आएंगे वो होंगे अल्लामा इकबाल साहब, ठीक है। तो अल्लामा इकबाल साहब आ जाएंगे जी उनकी सीट पर। अल्लामा इकबाल साहब जो है, अच्छा, 1930 में चूँकि सारी मुस्लिम लीग की ये लीड इधर थी, तो अल्लामा इकबाल साहब ने पीछे से इलाहाबाद का 21वां इजलास जो था उसमें भी पेशकश की थी, वो भी हम देखते हैं। फ़िलहाल इधर देखते हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो गांधी साहब अपनी बकरी के साथ गए हैं और इन्होंने बड़ी खरी खोटी सुनाई है जी कि आप जो है वो बड़ा जुल्म करते हैं, और आप ऐसे नहीं करते, और आप ऐसे नहीं करते, और मुस्लिम लीग को भी काफ़ी बातें सुनाई हैं कि आप लोगों की फ़िक्र छोड़ के यहाँ पर बैठे हुए हैं लंदन में। तो इसका भी कोई रिज़ल्ट नहीं निकला, ठीक है, नो रिज़ल्ट। तो फिर आगे चल के हम देखते हैं कि थर्ड राउंड टेबल, तो फिर सारे वो थर्ड जो है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, उसको हम देखते हैं जी कि किस तरह से। अच्छा, वो फिर मेरे ज़हन से निकल जाए, हम देख ही लेते हैं इकबाल साहब ने क्या किया। इकबाल साहब ने 1930 में जलसा था जी मुस्लिम लीग का, तो इलाहाबाद में, तो खुतबा इलाहाबाद दिया, उसकी सदारत भी की। तो ये 21वां इजलास था, ठीक है, और चूँकि लीडर कोई मौजूद नहीं था तो इस वजह से इकबाल साहब ने लीड किया है। और इकबाल साहब ने, जिसे हम इकबाल का ख्वाब कहते हैं,
वहाँ पर पेश किया है, ठीक है, कि जी उन्होंने भी यही कहा था, उन्होंने नाम स्पेसिफाई नहीं किया था पाकिस्तान का, लेकिन ये NWPF और बलूचिस्तान और पंजाब का इलाका और सिंध को मुंबई से अलग करके वो इलाका जो है वो उन्होंने कहा था कि पाक एक अलग स्टेट मुसलमानों के लिए बना दी जाए। तो ये था जी 21वां इजलास था, आपने ये याद रखना है। 30 में और इकबाल का ख्वाब वहाँ पेश हुआ था इलाहाबाद में। फिर आ जाएगी जी 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी जी, ठीक है, ये भी लंदन में होगी, ठीक है, और ये 1932 में होगी, ठीक है। इसमें सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन थी, सारे गए थे और इसमें बाकी सब मौजूद थे, इस बार जिन्ना मौजूद नहीं थे, ठीक है। तो जिन्ना वाज नॉट देयर, तो उन्होंने कहा जी कि जिन्ना साहब ने कि जी हमें फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, ऐसे तो हल होना ही नहीं है ये मसला, तो जिन्ना साहब मौजूद नहीं थे। तो सवाल ये पूछता है जी वो कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें इकबाल और जिन्ना दोनों थे। तो ये 2nd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी। जिन्ना ने कितनी अटेंड की हैं, 2, पहली 2, और इकबाल ने कितनी की हैं, आखिरी 2 की हैं, ठीक। तो ये सारी सूरत हाल के मद्देनज़र ना इधर ही कर लेते हैं। मैकडोनल्ड साहब जो थे ना, उन्होंने रैमज़ी मैकडोनल्ड थे उस वक्त, रैमज़ी मैकडोनल्ड साहब थे उस वक्त PM थे ब्रिटिश के, और उन्होंने कहा जी कि हम खुद से ही जो है एक उन्होंने अवार्ड दिया है जिसे मैकडोनल्ड अवार्ड भी कहते हैं या कम्यूनल अवार्ड भी कहते हैं। उन्हें पता चल गया था जी कि ये सारे लोग जो हैं वो अपनी अपनी सियासत चमका रहे हैं, तो इनको खुश कैसे करना है। तो कम्यूनल अवार्ड 1932 में उन्होंने दिया है सबको, जो है जैसे वो तकसीम चाहते थे कि मज़हब के नाम पर तकसीम हो हम, वैसे लोगों को मज़हब के नाम पर तकसीम कर दिया गया, ठीक है। और सीट्स दे दी गई हैं जी, मुस्लिम्स को अलग दे दी गई हैं, सिख्स को अलग दे दी गई हैं, और ये जो दलित वगैरह थे जिनको लोअर कास्ट समझा जाता था उनको अलग दे दी गई हैं। इवन क्रिश्चियंस को भी अलग सीट दे दी गई हैं, बुद्स को भी अलग सीट दे दी गई हैं। तो उन्होंने, जो कि वो खुद क्रिश्चियंस थे, तो क्रिश्चियंस को कोई एज नहीं दिया। तो दिस इज़ अ गुड गवर्नेंस। सिखों को भी, अच्छा जो दलित वगैरह थे, जो लोअर कास्ट थे, इसमें एक पर्सनैलिटी का बड़ा बड़ा स्ट्रॉन्ग जिक्र है, ठीक है, डॉक्टर BM अम्बेडकर। तो डॉक्टर BM अम्बेडकर साहब की ज़िंदगी बड़ी ही इंस्पिरेशनल है, और अगर आपके पास वक्त हो तो ज़रूर BM अम्बेडकर साहब के बारे में पढ़िएगा, इनकी ज़िंदगी के बारे में। ये लोअर कास्ट से ताल्लुक़ था इनका बुनियादी तौर पर, तो इनकी बड़ी खिदमात हैं, और इनकी स्टोरी देखकर जो है वो आप देख सकते हैं कि वाक़तन आज़ादी कितनी ज़रूरी थी और किस तरह से इन्होंने ली है, ठीक है। बाकी सारे जितने भी थे, गांधी भी खाते पीते घर के थे, जिन्ना साहब भी जो थे वो टॉप 10 जो उस वक्त के अमीर तरीन लोग थे उनमें जिन्ना साहब भी थे, इकबाल साहब का भी वजीफ़ा लगा हुआ था, सारा कुछ लगा हुआ था। तो असल में BM अम्बेडकर साहब थे जो नीचे से उठ के गए हैं। सो ही वॉज द ट्रू पॉलिटिशियन, और इन्होंने ज़रा भी हेजिटेट नहीं किया था। इन्होंने गांधी साहब से भी कई बार मुखालफत मोल ली जी, कि गांधी साहब कहते थे कि जी मज़हब के नाम पर तकसीम नहीं करनी चाहिए हमें, ठीक है, या कास्ट के नाम पर, ठीक है। तो कई बार इनकी उनसे भी मसला हुआ है। और ये जो आज़ादी है जिसे हम कहते हैं, तो मतलब क्या आप ये समझते हैं कि ऐसा हुआ होगा कि इतना जुल्म करने वाले जो लोग हैं, जो ब्रिटिश राज है, उन्होंने सिर्फ़ इसलिए आज़ादी दे दी होगी कि एक बुज़ुर्ग शख्स जो बकरी का दूध पीता है और खजूरें खाता है और अनसिले कपड़े पहनता है, गांधी साहब, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था तो वो इंडिया से चले गए। सो दिस वाज नॉट दैट लाइक दिस वाज नॉट लाइक दैट स्टोरी जो आपको किताबों में पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो रियलिटी जो है वो बहुत दूर है हमसे और आपसे। तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रल अंग्रेज़ों की किताबें पढ़ा करें, ठीक है। तो ये स्टीरियोटाइप नहीं है, ये हकीकत को जानने का सफ़र है, ज़रूर हकीकत को जानते रहिए, ठीक है। ये सारी प्रोसीडिंग्स हुई हैं। 1936 तक का दौर हमने देखा है, ठीक है। तो 32 तक हमने देख लिया। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट वाक़यात होंगे वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, और जल्दी ही जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि इस सीरीज़ को ख़त्म करें और पाकिस्तान के बन जाने के बाद की सीरीज़ को लॉन्च करें। तब तक के लिए
इसे पढ़ते रहें और दूसरों को ज़रूर सिखाते रहें।